महेश वर्णवाल का ज्योग्राफी शुरू किए थे हम। एक वीडियो मिल गया है आप लोग को और दूसरा वीडियो का प्रतीक्षा नहीं करवाते हुए आज पुनः 4 बजे लेकर उपस्थित हूँ। सब लोग जुड़िए, एक दूसरे को जोड़िए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। सब लोग जुड़िए, दोस्त को भी जोड़िए, मजा आएगा, अवश्य आएगा और काफी आएगा, हम गारंटी लेते हैं। सामान्य परिचय भारत का देख चुके थे हम। अगला टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। ये जो भौतिक विभाजन है भारत का, आइए इससे महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं, जूम कर लेते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। पहला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये मूलतः किस भूखंड तक का भाग था। तो यहाँ पे लिखा गया गोंडवाना लैंड। आइए समझते हैं कि गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं। देखिएगा आप, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, अफ्रीका का हिस्सा है, अफ्रीका का हिस्सा है। यही अफ्रीका का हिस्सा से यहाँ ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा यहीं से टूट के भारत ऊपर की ओर बढ़ा। किधर से? उत्तर पूर्व की ओर भारत बढ़ा। इसलिए वास्तविक रूप से प्रायद्वीपीय भारत खंड या भारत का जो प्राचीन भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। तो इसका निस्तारण हो गया। अगला पॉइंट यहाँ है, यहाँ से समझते हैं कि कुछ भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारत भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। अभी तुरंत बोले हम उत्तर पूर्व दिशा इधर बड़ा है। एक्चुअली भारतीय भूखंड जो है वो प्राचीनतम प्रमाणों से क्या पता चलता है, जैसे आप कोबर का भूसंगति सिद्धांत पढ़ेंगे या फिर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तो दोनों कंडीशन से यही पता चलता है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और सरकते सरकते ऊपर खिसका, उत्तर पूर्व की ओर खिसका। आपका उत्तर हो जाएगा सही, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर खिसका। समझ में आ रहा है? उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है भाई? ऐसा आराम से देखते हैं, एक एक चीज को ढंग से हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्या है? भूगर्भिक संरचना। आइए देखते हैं भूगर्भिक संरचना क्या है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूगर्भिक संरचना जैसा है भारत का, तो इस घटना के साथ 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आइए इसे भी समझ लेते हैं मानचित्र बना के हम लोग समझेंगे। देखिए मानचित्र बना के समझते हैं। भारत का पहले मानचित्र बना लेते हैं। भारत का मानचित्र थोड़ा सा ऊपर से होता, हाँ ये भारत का मानचित्र। तो भारत में ये 3 भूखंड जो है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो आप देखेंगे यहाँ नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक ये पूरा ये जो भूखंड है ये हिमालय के अंतर्गत है, इसे हिमालय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा क्या है सर? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का मैदान दिख रहा है, तो उत्तर का मैदान आप देखेंगे गुजरात का ये वाला एरिया से लेके आप देखेंगे मतलब प्रायद्वीपीय भूखंड छोड़ के ये पूरा या सिंधु सतलज का मैदान या फिर गंगा का मैदान या फिर आप ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये पूरा क्षेत्र देंगे, इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। और तीसरा भूखंड क्या है भाई? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार क्या होगा सर? ये जो आप देख रहे हैं ना ये प्रायद्वीपीय पठार, ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, अगर दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ पे बनाते हैं हम तो ऐसे बनेगा। ये अरावली श्रेणी हो गया, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार हो गया, और उसके बाद यहाँ पे तापी घाटी, नर्मदा घाटी, उसके बाद मालवा पठार, दक्कन पठार, सब कुछ हिस्सा यहाँ निचला हिस्सा हम बैठा है। तो तीसरा जो प्रायद्वीपीय भूखंड बना है, तो प्रायद्वीपीय भूखंड यही है वास्तविक रूप से जो यहाँ पे स्थित है। समझ में आ रही चीजें? आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे इधर देखते हैं हिमालय की, यहाँ पे पहला पॉइंट है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री या बृहद हिमालय कहा जाता है। इसे भी हम समझेंगे, इसे भी हम वास्तविक रूप से वही समझेंगे, मानचित्र में ही समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ हिमालय की संरचना से ढंग से समझते हैं, इधर से समझाते हैं हम आपको। हिमालय की समानांतर संरचनात्मक भाग को देखते हैं। यहाँ पे है कि बलियों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र है, बृहद हिमालय महा हिमालय का क्षेत्र है, लघु हिमालय मध्य हिमालय का क्षेत्र है, वाही हिमालय या सेवाइक श्रेणी जिसे कहते हैं। आइए इसे यहाँ पे ढंग से नहीं समझते हुए आप समझेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। कैसे सर, तो बताते हैं सर, बताते हैं। देखिएगा हिमालय की पहले ट्रांस हिमालय का एरिया है जिसके अंदर है काराकोरम श्रेणी। आपको मानचित्र में पहले बना लेते हैं, मानचित्र पहले बना लेते हैं। जुड़े रहिएगा, चीज इतना आसान हो जाएगा ना, चीज इतना आसान हो जाएगा तो आप सोचिएगा कि क्या इतना आसान भी होता है, इतना आसान होता है, तो आपको सच में लगेगा कि सच में काफी आसान होता है, काफी आसान होता है। ये है भारत। भारत आइए समझते एक एक चीज को खंगाल के। यहाँ पे जो पहला श्रेणी है, पहला श्रेणी है, पहला श्रेणी आपका ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी तीन श्रेणी है। तीन श्रेणी को बनाते हैं हम, तीन श्रेणी को बनाते हैं, तीन श्रेणी को बनाते हैं। ये तीनों श्रेणी का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। जिस पहला का नाम है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, एक सेकंड, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा श्रेणी है, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी नाम है। उसके बाद तीसरा श्रेणी जो है ना, इसका नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर पर्वत। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर ये तीनों पर्वतीय श्रेणी है। ये भारत का हिस्सा में नहीं आता है भाई, ये भारत का मतलब हिमालय के हिस्सा में नहीं, भारत के हिस्से में है लेकिन हिमालय के हिस्से में नहीं है। इसे आप ट्रांस हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय कहेंगे क्योंकि ये हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले इसका उत्पत्ति हुआ है। मतलब ये जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ये सब श्रेणी आज से नहीं है। आपको ये बता देते हैं यहाँ हिमालय पर्वतीय श्रेणी ना इससे भी पहले का है। तो बताइए जिसका जन्म पहले हो गया हो क्या उसे हिमालय का हिस्सा कहेंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, तो वास्तविक रूप से नहीं कहेंगे क्योंकि काराकोरम लद्दाख जास्कर ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसका उत्पत्ति हिमालय के उत्थान से पहले हुआ है, करोड़ों वर्ष पहले। हिमालय की उत्पत्ति से करोड़ों वर्ष पहले वहां पे ये तीनों श्रेणी उपलब्ध था। तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला श्रेणी, अगला श्रेणी देखते हैं, अगला श्रेणी को समझते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा श्रेणी है, सबसे बड़ा श्रेणी है। नाम क्या है सर? नाम है बृहद हिमालय श्रेणी। नाम क्या है सर इसका? बृहद हिमालय श्रेणी। हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणी है, बता देते हैं। एक श्रेणी, दूसरा श्रेणी दूसरे क्रम से ले लेते हैं बाबू, दूसरे क्रम से ले लेते हैं। हाँ, चाहे दिखिएगा अच्छा से दिखेगा, आपको दिखिएगा अच्छा से। देखिए समझाने का तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन समझाने का तरीका होना चाहिए थोड़ा सा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं क्योंकि ये बृहद हिमालय है। ये क्या है? बृहद हिमालय है। तो हम लिख देते हैं इसका नाम, आप बारीकी से नाम लिखते हैं। पहला का है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। इसी हिमालय में सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो मंसालू पर्वत, मकालू पर्वत, या फिर एवरेस्ट पर्वत, या फिर नामचा बरवा, या फिर नंगा पर्वत, सभी कुछ बृहद हिमालय में मिलेगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जितनी भी ऊंची चोटी है ये बृहद हिमालय में ही मिलेगा। इसका नाम क्या है सर? बृहद हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालय क्षेत्र।
उसके बाद बिचला श्रेणी है ना, इसे मध्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय हो जाएगा, मध्य हिमालय। देखिए इसका उत्पत्ति का भी कारण है, वहां पे हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वहां पे बात करने जाएंगे तो उसका एक रेंज होता है, वहां पे उस रेंज पे हम बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। फिर ज्योग्राफी को स्पेशल पढ़ाना पड़ेगा, महेश वर्माल को भी पढ़ा रहे हैं। और तीसरा भाई क्या, सबसे अंतिम श्रेणी जो ये लड़का वाला है, इसका नाम है शिवालिक श्रेणी। क्या नाम है बाबू? शिवालिक श्रेणी नाम है, शिवालिक श्रेणी। ये श्रेणी जो शिवालिक श्रेणी है सर, शिवालिक श्रेणी, ये सबसे दक्षिणी श्रेणी है, सबसे छोटी श्रेणी है, ये सबसे छोटा पर्वत है, इसलिए इसे शिवालिक पर्वत को लघु पर्वत कहा जाता है, या फिर लघुत्तम श्रेणी कहा जाता है, या लघु श्रेणी कहा जाता है। समझ में आ रहा है बातें? आगे बढ़े तो ये सब बात है। तो आपको हम बता देते हैं फिर से, ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, ये तीनों पर्वत श्रेणी ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तात्पर्य यह हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले इसका उत्पत्ति हो चुका था। ये हिमालय की ये सेनोजोइक महाकल्प में जो बता देते हैं आपको, सेनोजोइक महाकल्प था एक, सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प में ये 3 श्रेणी का निर्माण हुआ था, जिसका नाम है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। शिवालिक हिमालय का निर्माण तो टर्सरी काल के अंत में हुआ था, मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था शिवालिक का निर्माण, लेकिन शिवालिक से करोड़ों साल पहले बृहद हिमालय का निर्माण शुरू हो चुका था। तो ये सब समझ में आया? तो यही आपको पढ़ना है यहाँ पे, आप देखें ट्रांस हिमालय जिसमें अंतर्गत तिब्बत का क्षेत्र आ जाएगा, बृहद हिमालय में जिसे महान हिमालय कहेंगे, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहेंगे, और बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहेंगे सबसे निचले भागों को। यही तो हम वहां पे बात कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात है कि हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी में से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? देखिए सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन है सर? तो सबसे पहले हम क्या बोले, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है बृहद हिमालय का। नाम क्या है, किस काल में हुआ सर? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। तो हिमालय का निर्माण सबसे पहले किसका हुआ सर? सबसे प्राचीन कौन है? तो बृहद हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय। आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए बृहद हिमालय है ना, हिमालय के निर्माण समांतर वलय श्रेणी में हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहद हिमालय है। उसके बाद क्या सर? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर क्षेत्र कहा जाता है। आइए इसे भी समझते हैं, भावर क्षेत्र किसे कहते हैं। आप देखेंगे ना, ये एक सेकंड थोड़ा सा आप बने रहिए, देखिएगा चीज को इतना आसान कर देंगे ना हम, ये सब चीज इतना आसान कर देंगे हम कि आप भी सोचिएगा कि मतलब इतना भी आसान है क्या ये सब चीज। तो हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रांस हिमालय में ये क्या है सर श्रेणी का नाम? एक सेकेंड, यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद सर जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद मध्य हो जाएगा ये है। उसके बाद यहाँ पे जो बृहद हिमालय का आएगा, जिसमें एवरेस्ट आएगा, एवरेस्ट पर्वत बृहद हिमालय श्रेणी आ जाएगा। उसके बाद मध्य हिमालय श्रेणी आएगा, इससे थोड़ा नीचे है। उसके बाद शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे है। समझ में आ रहा चीज? ये बहुत पर्वत है, तो इसका नाम लिख देते हैं, अलग अलग कलम से करते हैं, क्या मजा आएगा देखने में भी। ये ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम लद्दाख हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जास्कर श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद ये महान हिमालय होगा, इसको लाल कलर में लिखते हैं, लाल कलर में देते हैं। आप आराम से बने रहिएगा ना, आपका इतना अच्छा ज्योग्राफी हो जाएगा ना कि आप भी क्या सोचिएगा कि कितना भी आसान ज्योग्राफी था।
तो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है सर, इसका नाम काराकोरम है। इसका नाम क्या है, काराकोरम, 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 कोरम। इसका नाम क्या है भाई, काराकोरम। इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख नाम है, लद्दाख नाम है। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम आप जास्कर, जास्कर है इसका नाम, जास्कर है। इसका नाम है बृहद हिमालय। क्या नाम है, बृहद, एक सेकेंड, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है। उसके बाद क्या है सर, ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय है। ये है सर शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के बाद क्या हुआ है आपको बता दें, ये जो यहां से मान लीजिए कोई नदी निकलती थी, ग्लेशियर है ऊपर में आपको पता है, यहां से जब कोई नदी निकलती थी ना बाबू, तो नदी क्या करती थी सर, पहाड़ को काटते हुए चलती है, बड़ा बड़ा चट्टान को काट देती है नदी। आप देखेंगे कुआं पे घड़ा रखते रखते कुआं जब कट जाता है बाबू, कुआं कट जाता है तो आप ये समझिए, या फिर रस्सी से कट जाता है, क्या कुआं कट जाता है। मतलब एक बरदराज वाला कहानी था कि करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। मतलब रस्सी से निशान पड़ जाता है सर, या तो पानी रोज जा रही है क्योंकि नदी रोज चल रही है। यदि नदी रोज चल रही है सर, नदी सैकड़ों वर्ष करोड़ों वर्ष से चल रही है, तो क्या करेगी, बड़ा बड़ा पहाड़ को काट के लाएगी, बड़ा बड़ा पत्थर खिसकते खिसकते काट काट के लाके, और पत्थर कहाँ, पत्थर को नदी ढलान में तो नदी घड़ गई लेके चली जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि समतल मैदान में पत्थर आ जाएगी और इसको नदी का पानी खिसका पाएगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, समतल मैदान में तो चांस नहीं है पत्थर को खिसकाने का। किसको सर, नदी को। तो आप बताइए यहाँ पे समतल मैदान है, क्या नदी को ताकत है यहाँ पे, जो पत्थर यहाँ से घड़कते घड़कते आया है और ये पत्थर का यहाँ अंबार पड़ गया है, तो क्या इस पत्थर को खिसकाने का पावर है नदी को? तो आप कहेंगे नहीं सर, बड़ा बड़ा पत्थर है तो कैसे खिसका पाएगा, नहीं खिसका पाएगा, नहीं खिसका पाएगा। तो ऐसे क्षेत्र में नदी क्या होता है, पत्थर का अंबार लग गया है, तो इसमें जब नदी की पानी जाती है तो नदी का पानी कहाँ चली जाती है, ये पत्थर में छुप जाती है ना। पत्थर में आप देखेंगे पत्थर का शिला है तो उसमें पानी फेंकेगा तो नीचे बहने लगेगा, तो यहाँ नदी विलुप्त हो जाती है। और इसी क्षेत्र का नाम क्या है, भावर क्षेत्र। इसका नाम क्या है बाबू, भावर क्षेत्र नाम है, भावर क्षेत्र नाम है, भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र नाम है। और उसके बाद अचानक नदी कई धाराओं में निकलती है, क्योंकि नदी का पानी तो आगे फेंकवे करेंगे, नदी कई धाराओं में निकलती है बाबू। इस जगह कई धाराओं में नदी निकलती है। तो ये जो क्षेत्र है सर, ये पूरा दलदलीय बन गया है, क्योंकि नदी कई धाराओं में निकलती है, क्योंकि पत्थर में इधर उधर पानी छिटक जाता है तो कई धाराओं में निकलती है। इसलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं, इस प्रदेश को कहा जाता है तराई प्रदेश। क्या कहा जाता है बाबू, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश कहेंगे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट सही हुआ कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब हिमालय से नदी निकलती है तो विलुप्त कहाँ पे हो जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भावर प्रदेश में। नदी निकलती कहाँ है, भावर प्रदेश के बाद तराई क्षेत्र में निकलती है, कई धाराओं में निकलती है नदी, जैसे गंगा भी नदी कई धाराओं में निकलती है, तो तराई क्षेत्र में निकलती है। तराई मुश्किल, एक सेकेंड, कौन है, चलिए कॉल आ गया था, दिक्कत आपको टेंशन नहीं ना। तो भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, नदी तराई क्षेत्र में निकलती है। तराई क्षेत्र में निकलने के बाद नदी इस बेसिन में चली जाती है। किस बेसिन में चली जाती है, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। नदी यहाँ पे मैदानी भाग में इस बेसिन में पहुंच जाती है, नदी बेसिन जिसे कहते हैं, नदी बेसिन। तब यहाँ पे नदी, मुख्य नदी बहने लगेगी, जैसे गंगा नदी यहाँ बहने लगी। उदाहरण गंगा नदी दे रहे हैं, उदाहरण यहाँ उदाहरण लिख देते हैं आपको, उदाहरण गंगा नदी यहाँ पे बह रही है, कि गंगा नदी बह रही है। तो आपको एक बात पता चला कि नदी यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि नदी निचले क्षेत्रों में चलेगी सर, यहाँ पे चलेगी, तो गंगा नदी यहाँ पे बहने लगी। अब एक बात बताइए, लेकिन क्या नदी हमेशा यहीं रहती है? नहीं सर, आपका उत्तर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि
नदी में बारिश भी होगा सर, अब बाढ़ आएगा तो बाढ़ का पानी यहाँ तक घुसा देगा, समझे। तो बाढ़, नदी देख रहे हैं, पानी ऊपरी क्षेत्रों में चला जाता है और यहाँ पे जिस मिट्टी का विकास होगा सर, जब नया नया मिट्टी साले भरा लाएगा तो नदी का जो ये क्षेत्र होगा उसे कहा जाता है खादर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ इस क्षेत्र को? खादर प्रदेश कहा जाता है। जलोढ़ के अंतर्गत आएगा, जलोढ़ मृदा बनेगा यहाँ पे, जलोढ़ मृदा के तहत खादर प्रदेश आप कहेंगे कि क्या कहेंगे आप? खादर प्रदेश कहेंगे। और उसके बाद, लेकिन क्या भूमि ऐसा ही था करोड़ों साल पहले? नहीं सर, ऐसा नहीं था, बाद में ऐसे हुआ है, समझे। पहले बाढ़ यहाँ ऊपर तक आती थी, तो पुराना काल में जो प्राचीन काल में बाढ़ का पानी बहुत ऊपरी क्षेत्रों तक पहुंचा देती थी। तो ऊपरी क्षेत्रों तक जब बाढ़ की पानी पहुंचाया जाता था, बाढ़ का पानी पहुंचता था, लेकिन इधर देखा गया है हजारों 2000 साल से यहाँ पे बाढ़ नहीं आया है, लेकिन मिट्टी का विकास प्राचीन जलोढ़ से हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्राचीन जलोढ़ या फिर इसे बांगड़ प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? बांगड़ प्रदेश। देखिए, भावर प्रदेश हो जाता है वो पत्थर वाला जो हिमालय से लाई थी भावर। यहाँ पे जो जलोढ़, ये बात है प्राचीन जलोढ़ है, मतलब उस भाग को प्राचीन जलोढ़ कहेंगे जहाँ पे सदियों पहले बाढ़ आती थी, लेकिन वर्तमान काल में बाढ़ नहीं पहुंचा पाती है पानी, तो उस वहां पे जिस मिट्टी का विकास हुआ है उसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगड़ मिट्टी कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा, हम समझते हैं ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं भाई क्या है। हिमालय का पर्वतीय प्रादेप क्या भाई पादीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। यहाँ पे आपको नहीं लगा? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश सबसे निचला वाला हिस्सा कौन है सर? शिवालिक है। यही तो बात है, सब बात वहां पे कह दिए। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिपाद की स्थिति का। मतलब गिरी मतलब होता है पर्वत, पाद मतलब होता है कि निचला क्षेत्र, पैर वाला क्षेत्र। तो गिरिपद स्थिति का है वो पर्वत का निचला क्षेत्र का स्थिति है। देखिए यहाँ पे आपको जानने योग्य बात है कि शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर तक है। शिवालिक श्रेणी ज्यादा ऊंचा नहीं है, जबकि आप देखेंगे हिमालय में ना 8-8 मीटर ऊंचा है। 8-8 मीटर, जैसे 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। लघु हिमालय किन क्षेत्र, क्या भाई लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? महान हिमालय और शिवालिक। आपको यहाँ बता दिए सर, मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय समझे, मध्य हिमालय का ही नाम है लघु हिमालय। तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, ये कहाँ पे है सर? कहाँ पे है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में है। देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर आ गया। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य है? तो मध्य महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे बाद में जो मेसोजोइक महाकल्प में जिसका निर्माण हुआ शिवालिक है, और सेनोजोइक में वो है बृहद हिमालय। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। एक बात है यहाँ पे, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी शिखर है जो लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी में एक राकापोशी शिखर है जो विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, राकापोशी शिखर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है।
यहाँ पे आइए देखते हैं, फटाफट चलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है, जिसमें आपका एवरेस्ट आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा, मकालू आ जाएगा, मंसालू आ जाएगा, धौलागिरी आ जाएगा, नंदा देवी आ जाएगा, नामचाबर आ जाएगा, नंगा पर्वत आ जाएगा। कितना का नाम ले, कई है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है सर? 6100 मीटर औसतन है, लेकिन इसमें 8,000 मीटर ऊंचा एवरेस्ट का तो 8,848.8 चलना जी। तो पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी राज्य नहीं होगा, यहाँ पे आप केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पे है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में क्या है भाई? ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ट्री लाइन की ऊंचाई किधर कम है सर? पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय। आइए देखते हैं क्या होता है ट्री लाइन। आप यहाँ पे देखेंगे, इसे कहते हैं पूर्वी हिमालय, क्योंकि हिमालय का पूर्वी हिस्सा है, इसे कहेंगे आप पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन कम है, क्योंकि ये जलवायु भिन्नता के चलते होता है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र काफी नजदीक है और यहाँ समुद्र काफी दूर है। समुद्र से कम दूरी के कारण ऐसा हुआ है। तो ये सब बात है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तराई भाग में। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाया जाता है? तराई भाग में पाया जाता है। और तराई भाग आपको बना के दिखाए थे, ये तराई क्षेत्र है, यहाँ पे पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। मतलब लगेगा जमीन से पानी निकल रहा है, वास्तविक रूप से जमीन से पानी नहीं फेंकता है बाबू, यहाँ से पानी निकल रहा है। आपको लगेगा कि यही जमीन से निकल रहा है, जमीन से नहीं निकलता। यहाँ से जब नदी चलती है, अभावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, यहाँ से जमीन ऐसा पानी फेंकेगा ना, लगेगा जमीन से निकल रहा है पानी, वास्तविक रूप से जमीन से नहीं निकलती है। उसे पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। पाताल तोड़ कुआं तराई क्षेत्र में पाया जाता है, तराई क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। एक एक चीज को ढंग से समझते रहिएगा। एक बार सुन भी लेंगे ना आप स्पीड करके भी वीडियो को, तो आपका बहुत अच्छा चीजें हो जाएगा। क्या भाई? अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये अक्साई चीन आप सुने होंगे, वो लद्दाख में स्थित है सर। पश्चिम हिमालय प्रदेश का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है सर? वन है। पश्चिम हिमालय में जंगल वन पाया जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत कहाँ है सर? अरावली पर्वत आपको मिलेगा राजस्थान में, राजस्थान में मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक सर? अगर बता दें हम इसको, छोड़िए इसको, काहे कि अरावली इतना जानिए कि अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितने हैं सर? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। सोचिए 600 मिलियन वर्ष से 570 मिलियन वर्ष के लगभग कभी का है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है सर? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। देखिए अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो आपको पहले बता दिए, वो अवशिष्ट पर्वत हो चुका है, क्योंकि बहुत प्राचीन है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपका अनाई मुडी हो जाएगा, जिसका ऊंचाई कितना है? 2695। जो कहाँ पे स्थित है सर? अनाई मुडी आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, तमिलनाडु में वास्तविक रूप से है, 2695। अन्नामलाई पर्वतीय श्रेणी का हिस्सा है। किस पर्वतीय श्रेणी का हिस्सा है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है ये, एक सेकेंड, अन्नामलाई पर्वत देखेंगे ना, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो तमिलनाडु राज्य में है। किसमें सर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल, और साथ में कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में यहाँ से चंदन की लकड़ी मिलेगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चंदन लकड़ी किस प्रदेश में पाई जाती है? नीलगिरी क्षेत्र होगा ऑप्शन में, अरावली हो जाएगा ऑप्शन में, या विंध्याचल रहेगा। तो आप किसको मारना है? आपको किसको मारना है भाई? नीलगिरी पर्वतीय श्रेणी में। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पुष्पा फिलिंग ना,
सब पता है आप लोग को। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है भाई? कोंकण तट कहते हैं। देखिए आइए, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, इसको हम समझते हैं ढंग से समझते हैं, क्योंकि अगर नहीं समझाएंगे ना ढंग से, इस फिगर को रहने देते हैं। यहाँ पे एक फिगर का निर्माण करते हैं, नवीन फिगर का निर्माण करते हैं। यह है गुजरात का सौराष्ट्र वाला हिस्सा है। इसे गढ़वाल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल तट कहा जाता है। गढ़वाल तट कहेंगे इसे। उसके बाद गुजरात का यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र राज्य है। उसके बाद इसका गोवा राज्य है। तो महाराष्ट्र, ये जो तट है सर, ये समुद्री तट का नाम है कोंकण तट। क्या नाम है सर? कोंकण तट। कोंकण तट में वास्तविक रूप से कौन सा राज्य आएगा? गोवा राज्य आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राज्य कौन है? कर्नाटक राज्य है। इसे कहेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट किस तट को कहा जाता है? कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र वाले तट को गढ़वाल तट कहते हैं। उसके बाद यहाँ एक राज्य है, नाम है केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। बहुत ज्यादा यूजफुल है मालाबार तट। समझ में आ रहा है? मालाबार तट। तमिलनाडु का जो हिस्सा है सर, इससे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ भाग हो जाएगा। उड़ीसा का जो मेन हिस्सा होगा उड़ीसा का, इसे कहते हैं उत्कल तट। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं इसे उत्कल तट, या उत्तरी सरकार भी इसी का नाम है। अगर उत्कल तट ऑप्शन में नहीं है तो उत्तरी सरकार मानना है। उत्तरी सरकार भी कहा जाता है इसे, समझे। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा इसका। पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहते हैं? दीघा तट कहेंगे। दीघा तट। समझ में आया? तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट कहते हैं सर। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। और गोवा और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा के तट को कोंकण तट कहते हैं। उसके बाद गुजरात का सौराष्ट्र वाला हिस्सा जो गढ़वाल तट कहते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट के किस तट का क्या नाम है भाई? कोंकण तट। अभी बताएं। महाराष्ट्र और गोवा के तट को। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों में के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। आइए इसका भी निस्तारण हम ढंग से करते हैं। देखिए फिर से एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे नील पश्चिमी घाट पर्वत, इसका नाम क्या है सर? पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत लिख देते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत। उसके बाद इसका नाम है कटाफटा क्षेत्र। इसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत नाम है इसका। पूर्वी घाट पर्वत नाम है इसका। उसके बाद यहाँ पे पर्वतीय गांठ है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत नाम है। नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। नीलगिरी के नीचे एक और पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। क्या नाम है बाबू? अन्नामलाई पर्वत नाम है। अन्नामलाई पर्वत। उसके बाद यहाँ अन्नामलाई से नीचे पर्वत है एक जो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है जिसका नाम है कार्डामम पर्वत। कितना मिनट को? 35। अच्छा बता देते हैं। कार्डामम पर्वत हो जाएगा। कार्डामम पर्वत पे क्या होता है सर? कार्डामम पर्वत तमिलनाडु और केरल में है, समझे। तो कार्डामम पर्वत भी इलायची की सबसे अधिक खेती होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? इलायची पर्वत भी इसी का नाम है। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा है? इलायची पर्वत। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। तो इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल, तमिलनाडु।
आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेवाराय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सेवाराय पहाड़ी पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। आपको बता ही दी है, नीलगिरी पर्वत पे नहीं मिलती है। पूर्वी, ये से पूर्वी घाट पर्वत कहेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी पर्वत पे मिलती है, नीलगिरी पर्वत पे मिलती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गाडविन आस्टीन है, जिसका नाम केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? तीव्र ढाल, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापुशी शिखर है, जो लद्दाख श्रेणी का हिस्सा में पड़ता है। ये कुछ पर्वत का नाम है, आइए इसका भी निस्तारण कर देते हैं। कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो भारत में सिक्किम राज्य में मिलेगा और हिमालय के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय का हिस्सा। कंचनजंगा के बाद मकालू है 8481 मीटर, जो नेपाल में पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में पड़ेगा। अन्नपूर्णा 8078 मीटर, ये भी नेपाल में है। धौलागिरी 8017 मीटर, ये भी नेपाल में है, समझे। तो कैलाश श्रेणी आपको तिब्बत के पठार में मिलेगा। नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है। जास्कर श्रेणी है, यहाँ पे आपको बताएं, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। उसके बाद केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर, आप देख रहे हैं। नंगा पर्वत 8126 मीटर है, जो सब हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। और नामचा बरवा यहाँ पे होगा, नामचा बरवा की ऊंचाई 7756 मीटर है। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक हिमालय का ही विस्तार है बाबू, समझे। हिमालय का बाद में क्या हुआ, हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम कहा जाता है, नागालैंड में इसे नागा पर्वत कहेंगे, या फिर उसके बाद संपूर्ण पर्वतीय माला को आराकान योमा पर्वतमाला कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मलयगिरी है, 1187 मीटर है। छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड में मिलेगा, झारखंड। राजमहल पहाड़ी मिलेगा, राजमहल में पहाड़ी मिलेगा, कहाँ पे? आपको बिहार में मिलेगा। कैमूर का पठार है, कैमूर आप देख रहे हैं, कैमूर का पठार, जिसे कैमूर का पठार कहेंगे, जहां से चंबल नदी बैतूल से निकलती है। उसके बाद अजंता श्रेणी है, महाराष्ट्र में है ये। तेलंगाना का पठार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला हिस्सा में मिलेगा। उसके बाद नल्लामलाई पर्वत है, या फिर सेवाराय पर्वत, सब कुछ आपको पूर्वी घाट में मिलेगा। डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तमिलनाडु अन्नामलाई में अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है, अनाईमुडी जिसका जो अन्नामलाई का हिस्सा है। तो ये सब बात आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ सर मानादर्रा उत्तराखंड में को किससे जोड़ता है? तो मानादर्रा उत्तराखंड राज्य में है, तिब्बत से जोड़ता है मानादर्रा। नीति दर्रा और मानादर्रा और लेपुलेख दर्रा, यहाँ तो सिर्फ माना है, लेकिन आपको 3 दर्रा बताते हैं। नीति दर्रा, माना दर्रा, लेपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा आपको उत्तराखंड में मिलेगा और तिब्बत के पठार से जोड़ता है ये चीज। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है सर? उत्तराखंड में नंदा देवी है, कई बार पूछा गया। उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी है। अरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत शिखर कौन है सर? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, जो राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा किस देश में है? म्यांमार में है। उत्तराखंड में कोनधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार कहा जाता है। ये सब बात भी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलागिरी तथा पीर पंजाल के बाद बीच कुल्लू घाटी है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य पालघाट दर्रा है। और अन्नामलाई और कार्डामम पर्वत के बीच सेनकोट्टा गैप है, याद होना चाहिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में है सर? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में है। समझ में आ रहा चीजें? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेपुलेख, माना एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा कहाँ है? 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। मतलब पूर्वी हिमालय में
बर्फ 3500 मीटर पे मिलेगा, जबकि पश्चिम हिमालय में 2500 मीटर के ऊंचाई पे आपको बर्फ मिल जाएगा। काहे सर ऐसा होता है? क्योंकि पूर्वी हिमालय समुद्र के नजदीक है बाबू, बंगाल की खाड़ी नजदीक में है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है भाई? सियाचिन, जो लद्दाख में है। हिमालय मतलब हिम बलद चादर, हिमनद जिसे कहते हैं, हिमनद। क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। चौराबाड़ी ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ पे सर? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत आएगा 3 श्रेणी, जिसे आप शिलांग का पठार कहते हैं। नाम है गारो पर्वत, खासी पर्वत और जयंतिया पर्वत। ये सब पता होना चाहिए। भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुई? प्लेजोइक महाकल्प में। समझे? प्रायद्वीपीय पर्वत प्लेजोइक महाकल्प में। अरावली विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र जहाँ पे राम जी वनवास रहे थे। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचना का स्थल को पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून कहा जाता है, जो देहरादून हो जाएगा, देहरादून। तो ये सब लघु और शिवालिक श्रेणी का उत्तराखंड राज्य में होता है। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई के तट से। ये बहुत ज्यादा भी है। औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई तट से मापा जाता है। चलिए इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। चेन्नई तट से मापा जाता है, बहुत कम बचा है। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितना है भाई? 7516 किलोमीटर। कल भी बताए थे ये बात। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है और कुल 9 राज्य इसके लगाती है, गुजरात से लगाती है। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये 9 राज्य, कुल 9 राज्य सीमा लगाती है। भारत के तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा से लगती है। सबसे कम तटीय सीमा किसके साथ लगती है? गोवा के साथ लगती है। दूसरी सबसे अधिक तटीय सीमा बनाती है आंध्र प्रदेश के साथ। प्राचीन भारतीय इतिहास में भौगोलिक रत्न क्या भाई? रत्नाकर का नाम किसके नाम से? हिंद महासागर को नाम रत्नाकर कहा जाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी तुरंत होता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन कहा जाता है। कन्याकुमारी का जो निचला हिस्सा है ना बाबू, उसे केप कोमोरिन कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साइडल पीक के सबसे ऊंची चोटी है। समझे? समतल एवं क्या भाई? सतलज एवं सिंधु नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट को समझते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 572 द्वीप है, लेकिन सब पे मानव का वास नहीं करता है बाबू। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि नारकंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ स्थित है? धनुषकोटी से प्रारंभ होती है। धनुषकोटी कहाँ है भाई? कन्याकुमारी का जो कैप कोमोरिन ना, उससे नीचे से धनुषकोटी से शुरू होती है। कहाँ पे जाने के लिए? श्रीहरिकोटा द्वीप से। और क्या भाई? राम सेतु कहाँ जाएगी? श्रीलंका जाएगी। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है सर? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप परवाल से निर्मित है, कल भी बताए थे। मिनिकॉय द्वीप भारत तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मतलब ये जो मिनिकॉय द्वीप है सुदूरवर्ती द्वीप कहलाता है। मालदीव, मिनिकॉय द्वीप, ये सब है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, जिसे आप रामेश्वरम कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच है। यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में कौन गए थे? शाहरुख खान गए थे और वहीं पे फिल्म शूट हुआ था दीपिका पादुकोण के साथ। द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। किस द्वीप पे सर? सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप पे मुंबई बसा हुआ है। कोरी क्रीक या फिर
निवेशिका, कोरी क्रीक को निवेशिका, सर क्रीक को निवेशिका कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? कच्छ के रण में है स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। काहे बोलता है पाकिस्तान मेरा है? जानते हैं यहाँ सर क्रीक में पेट्रोलियम का जबरदस्त भंडार है। पेट्रोलियम का भंडार के चलते उसको लालच लग गया, पाकिस्तान को बोलता है मेरा है, इसका गर्दन नहीं तोड़ने का मन करता है, गर्दन सीधा टूटेगा इसका। क्या है? बुर्जिल और बनिहाल दर्रा किसमें है? पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद कुछ श्रेणी है जिसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जिसकी ऊंचाई 8848.484 है, समझे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में स्थित है, 8611। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जिसे आप गार्डविन आस्ट्रीन भी कहते हैं। कंचनजंगा भारत में है 8598 मीटर, जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मकालू नेपाल में है 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है 8172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा भारत में है 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में है उत्तराखंड राज्य में 7817 मीटर। कामेत भी उत्तराखंड में मिलेगा, भारत में 7756। नामचा बरुआ आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, पूर्वोत्तर में नामचा बरुआ, भारत में 7755 मीटर। क्या है भाई? गुरुला मंदता तिब्बत के पठार पे मिलेगा 7728 मीटर। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका एक फैक्ट हम एक वीडियो में बताएंगे, आप लोग को एक वीडियो में अलग से बताएंगे कि एक सिडनी बुनार्ड नामक व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय का विभाजन नदी के आधार पर किया था। तो एक स्पेशल वीडियो उसके लिए रहेगा समर्पित। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय। मजा आया? मजा लीजिए और लाइक कर दीजिएगा सब लोग।